क्या आपको पता है राजनीतिक इतिहास में पहला फासिस्ट होने का श्रेय किसे मिलता है? प्लेटो को। बिल्कुल। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटो एंड फासिज्म। अब देखिए, प्लेटो को फासिस्टों का अग्रणी विचारक माना जाता है, तो कोई तो कारण होगा। देखते हैं, पहले हम फासीवाद की विशेषताएं देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये फासीवादी विशेषताएं जो है वो प्लेटो के विचारों में मिलती हैं। पहला कि फासीवाद का जो राज्य होता है, फासीवादी विचारधारा के अनुसार जो राज्य होते हैं वो तानाशाही होते हैं और व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता, और सर्वाधिकारवाद यानी टोटलिटेरियनिज्म यानी जीवन के हर एक एरिया में वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और राज्य या राष्ट्र को सर्वोच्च रखते हैं और व्यक्ति को गौड़ रखते हैं। फिर व्यक्ति की असमानता भी है कि व्यक्ति के हित को कुछ ही व्यक्ति समझ सकते हैं और सभी व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, और जो व्यक्ति समझ सकते हैं वही उसकी रक्षा करने में भी सक्षम होते हैं। फासीवाद प्रजातंत्र का तो घोर विरोधी है। संसदीय प्रजातंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट, धीमी, काल्पनिक ये सब बताते हैं। और फासिस्ट जो है वो राज्य की पूजा करते हैं, बोलते हैं राज्य का अपना अलग व्यक्तित्व है, अपनी इच्छा है, अपना स्वतंत्र उद्देश्य है, ये एक ऑर्गेनिक रूप है, और साथ ही साथ यदि ये नहीं रहेगा तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्वहीन भावनात्मकता मात्र रह जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जनता के भाग्य का एकमात्र अंतिम निर्णय निर्माता जो है वो राष्ट्र को समझा जाता है। फासीवाद जो है वो समष्टिवादी है। कैसे? ये वही बोलता है कि राष्ट्र का सामूहिक हित इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि उसके लिए किन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों को सर्वथा त्याग भी दिया जा सकता है, और राज्य की सेवा में ही व्यक्ति का कल्याण और उन्नति है। तो ये चीज़ है कि राज्य से पृथक व्यक्ति का कोई भी स्वतंत्र उद्देश्य नहीं हो सकता और राज्य के विरुद्ध उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता। तो अधिकार का जीरो, लेकिन व्यक्ति का कर्तव्य ज़्यादा करते हैं। फासीवाद के इस विचारों के संबंध में आलोचकों का क्या कहना है? यह है कि प्लेटो के द्वारा जो समर्थित आदर्श राज्य है वो पृथक फासीवादी राज्य। कैसे? क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक व तार्किक रीति से स्वयं यही निष्कर्ष निकाला था कि दार्शनिक शासक सब पर शासन करेंगे और वे कानून के बंधन से पूर्णतः मुक्त होंगे और स्वेच्छानुसार शासन करने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होगी। और मुसोलिनी ने भी यही बातें कही है, इसलिए प्लेटो के आलोचक उसे मुसोलिनी का जो है वो आध्यात्मिक पूर्वज भी मानते हैं। कि फासीवादी और प्लेटो में क्या समानताएं हैं। पहली चीज, दोनों ही अपने देश को एकदम सुंदर बताते हैं। कैटलिन क्या बोलते हैं? प्लेटो नवयुवकों को ये पाठ पढ़ाते हैं कि उनके देश से सुंदर कोई दूसरा देश है ही नहीं, और ऐसे ही इटली सुंदर और मुसोलिनी सदैव ठीक है कि। तो ये जो है वो समानता है। दोनों ही प्रजातंत्र के विरोधी है, दोनों ही समानता के विरोधी है। प्लेटो ने प्रजातंत्र को क्या बोला है? अज्ञानियों का शासन बोला है, और जो समानता है वो असमानों की समानता है। तो ऐसा वो मानते हैं और दोनों ही समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं, और फासीवाद भी मनुष्य की समानता को मान्यता नहीं देता। तीसरी चीज ये है कि दोनों में राज्य की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है, और फासिस्ट व्यवस्था में भी मनुष्य का राज्य के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। चार, दोनों विचारधाराओं में जो है वो राज्य जो है वो सर्वोपरि है और दोनों का रूप अधिनायकवादी है। एक दल, एक शासक, एक दार्शनिक राजा। और फासिस्ट ने प्लेटो के समान नेता को जो है वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान माना है। आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है, कर्तव्य पर सर्वोपरि बल देना है, अधिकारों की बात नहीं करना है। दोनों का कुलीन तंत्र में विश्वास है। कुछ ही लोग हैं जो दार्शनिक शासक बन सकते हैं और बुद्धि का शासन स्थापित किया है। फासीवाद भी एक दल को और एक शासक बनाने का इच्छुक होता है। दोनों विचारधाराएं जो है वो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ समान है। दोनों में राज्य समर्थित शिक्षा की बात होती है ताकि राज्य के महत्व को उन्हें बताया जा सके, और दोनों ही विचारधाराओं में राज्य जो है वो हमेशा सर्वोत्तम है। राज्यों का रूप अवश्य भिन्न भिन्न हो सकता है कि प्लेटो के समय पे नगर राज्य थे और इटली के समय पे राष्ट्र राज्य, और इन्हीं समानताओं के आधार पर प्लेटो जो है वो फासीवादियों का पिता भी कहा जाता है। बार्कर ने भी प्लेटो के शासन को क्या कहा है? योग्य व्यक्ति की निरंकुशता। अब बर्ट्रैंड रसेल ने उसके शासक की आलोचना करते हुए कहा है कि वह एक तानाशाह अथवा सर्वाधिकारवादी शासक बन गया। बार्कर का ये कथन जरूर याद रखना चाहिए कि प्लेटो के शासन को उन्होंने योग्य व्यक्ति की निरंकुशता बताया है। अब आइए कुछ पॉइंट देखते हैं जिसमें हम फासीवाद और प्लेटो के विचारों में असमानताएं देख सकें। पहला चीज कि प्लेटो और फासीवाद में बड़ी असमानताएं हैं। जहां फासीवाद तर्कवाद एवं बुद्धिवाद के प्रति विद्रोह है, भावना को उसमें सर्वोच्च स्थान है, वहीं प्लेटो का जो बुद्धिवाद है वो फासिस्टों की प्रज्ञावाद से सीधा उसका विरोध है। जैसे कि फासिस्ट क्या कहते थे कि बुद्धि कभी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा सकती, लेकिन प्लेटो के लिए एकमात्र यही जो है वो उपचार है। दूसरा क्या है? प्लेटो की विचारधारा क्या है? आदर्शवादी है, आदर्श राज्य है, बल्कि फासीवाद जो है वो व्यवहारिक राज्य है और हमने उसे ऐतिहासिक रूप से भी देखा है। तीसरी चीज, फासीवादी जो है वो भावना और प्रवृत्तियों को बुद्धि से ऊंचा स्थान देता है, लेकिन यहाँ पर प्लेटो जो है वो विवेक को सर्वथा ऊंचा स्थान देते हैं। अब देखिए, चौथा क्या है? प्लेटो ने दार्शनिक आधार पर एक राजनीतिक रूप रचना तैयार की, और लेकिन फासिस्टों ने राजनीतिक रचना के आधार पर दर्शन बनाया है। मतलब पहले दर्शन, फिर राजनीतिक, दार्शनिक राजा, और यहाँ पे पहले राजा हो गए, फिर उसको लेजिटिमाइज करने के लिए आपने एक दर्शन बनाया। पांचवा में क्या है? प्लेटो ने राजनीति पर नहीं नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया था। उसने राजनीति को नीति की दासी बना दिया था, और फासिस्टों ने नीति को राजनीति के अनुगामी माना है कि राजनीति जो करे उसके अनुसार नीति। अब देखिए, सिक्स क्या है? फासीवाद की सत्य और नैतिकता की धारणा जो है वो व्यवहारिक है और प्लेटो अव्यवहारिक है। कैसे? फासीवाद के अनुसार नैतिक मापदंड और सत्य केवल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब तक वे मनुष्य के उद्देश्यों और कार्यों को प्राप्त करने में सहायता दे तभी तक मूल्य, अदरवाइज कोई मूल्य नहीं है। लेकिन प्लेटो हमेशा रिपब्लिक में हमेशा इसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि सत्य और न्याय ना तो सापेक्ष और ना ही कुछ समय के लिए बनाया गया है, ना ही ये कोई साधन है, बल्कि वह अपने आप में एक साध्य है और अपने आप में एक सद्गुण है। सातवां क्या है? प्लेटो साम्राज्यवाद की कल्पना ही कभी भी नहीं करता था, जबकि फासिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, अब देखिए, प्लेटो साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार शासक वर्ग को क्या है? संपत्ति और जो है वो परिवार से विरक्त रहना, लेकिन फासिस्ट ऐसे नहीं है। और प्लेटोवादी और फासीवादी की समानताएं और विषमताएं देखने के बाद हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि प्लेटो ना तो फासिस्ट है और ना ही उनका अग्रगामी, और उसने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया वह अपनी युक्ति मांग थी, और प्लेटो के विचार जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, जबकि फासिस्ट विचारधारा तो 20वीं सदी के प्रथम महायुद्ध के बाद की देन
लेकिन वास्तव में प्लेटोवाद एवं फांसीवाद में समानता है अनावश्यक और जो है वो सतही है। सच्चाई यही है कि दोनों का अंतर कभी ना करने वाली खाई की तरह है। प्लेटो को प्रथम फासिस्ट बताना ना केवल अनुचित है बल्कि उपहासी भी। तो इस तरीके से हम जो है वो फांसीवाद की विशेषताएं बता करके हम कैसे ये बता सकते हैं कि प्लेटो में भी फासिस्टों के कुछ तत्व है और उसकी हम असमानताएं भी देकर ये बता सकते हैं कि हम यदि उन्हें प्रथम फासिस्ट कह दें तो ये ज़रूर गलत हो जाएगा।